नमस्कार फोक्स, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। यह वीडियो बहुत लेट डाली जा रही है, जिसके पीछे एक कारण है। हम पिछले मंथ करंट अफेयर की वीडियो नहीं डाल पाए थे, तो इस महीने हमने जून और जुलाई दोनों के जो भी करंट लीगल इवेंट्स हुए हैं उनको समराइज़ किया है और आपके सामने लाए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली स्लाइड से। इसका आर्टिकल द हिंदू में भी था और हिंदुस्तान टाइम्स में भी था। तो 43% ऑफ न्यूली इलेक्टेड एमपीज हैड पेंडिंग क्रिमिनल केसेस। तो ये किससे रिलेटेड है? तो एमपीज के पेंडिंग क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड है। क्या है देखते हैं। 25 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट मेड इट मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू पब्लिश द डिटेल्स ऑफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट देयर कैंडिडेट्स। तो 25 सितंबर को 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी कर दिया था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो भी हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन सबको जो भी इनके कैंडिडेट्स हैं उनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्रिमिनल केसेस हैं उनके ऊपर, उसको पब्लिश करना पड़ेगा वेबसाइट पर उनकी, इन अ फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कौन सा फॉर्मेट है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो क्या हुआ है, जो एडीआर है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इसने लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। इसने लेटर लिखा है। और एडीआर जो है ये क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये एक नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है। और कुछ आईआईएम अहमदाबाद की जो कॉलेज है वहाँ के प्रोफेसर्स के द्वारा बनाई गई बॉडी है। किसी लिए? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए, उन पर नज़र रखने के लिए, उनके लिए। तो इन्होंने लेटर लिखा है और इन्होंने बोला है कि इलेक्शन कमीशन को बोला है कि लेटर में कि ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन है इनको फॉलो नहीं किया जा रहा और इन पर एक्शन लिया जाए। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो भी क्रिमिनल अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड को पब्लिश नहीं करती है, इन पर एक्शन लिया जाए। और जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, वो इस तरह है कि जो जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं, इसको एक तो जैसे स्टेट कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उसे अब एक तो लोकल न्यूज़पेपर जो होगा उसमें पब्लिश करना पड़ेगा, एक नेशनल न्यूज़पेपर जो होगा उसमें पब्लिश करना पड़ेगा, और अपनी वेबसाइट्स पे पब्लिश करना पड़ेगा, यानी सोशल मीडिया पे पब्लिश करना पड़ेगा। बट आज तक इस चीज़ को किसी पार्टी ने फॉलो नहीं करा है। तो एडीआर ने, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने, ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको इसका नाम पता याद आ जाए, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने फाइल किया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। किसके अगेंस्ट में? पॉलिटिकल पार्टीज़ की। जो सुप्रीम कोर्ट का पुराना ऑर्डर है इसका कंटेम्प्ट किया जा रहा है, इन्हें नहीं माना जा रहा, ठीक है। तो एक आप मुझे बताएंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कौन से आर्टिकल में गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, ठीक है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या एक स्टैट्यूटरी एक्ट है या क्या है, उसके बारे में आप, अच्छा इसमें लिखा हुआ है यार 1971, ठीक है भाई। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग होता है। फिर तो अब क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर को जो डायरेक्शन दी है वो ये दी है कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाए इससे रिलेटेड काम के लिए, क्योंकि दे हैव द पावर ऑफ फाइनल डिसीजन इन सच केसेस। मतलब जितने भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के केसेस हैं, इलेक्शन के केसेस हैं, इस पर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारी इलेक्शन कमीशन, इसके निर्णय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उसके पास जाएं, एक पूरा फॉर्मेट लेके जाएं जिसमें आपके पास सारे फैक्ट्स हों, उसके बाद आप उनके पास जाएं। तो ये इसके बारे में एक छोटी सी न्यूज़ है, छोटी सी तो नहीं कह, काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, इस पर हमने चर्चा करी। इसके बाद आ जाता है तो 22nd लॉ कमीशन ऑन सेडिशन। तो लॉ कमीशन ने सेडिशन के ऊपर कुछ बोला है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है लॉ कमीशन बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो हम इसके बारे में, एक सेकेंड, हाँ, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लॉ कमीशन क्या है। क्या ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं। तो क्या ये कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी है या फिर ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो लॉ कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, मतलब कि वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए एक आर्टिकल नहीं है अलग से। कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है क्योंकि इसको किसी स्टैट्यूट के द्वारा पास नहीं करा गया। और ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है, जो गवर्नमेंट, बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑर्डर के साथ बनी है। तो लॉ कमीशन ने क्या बोला है, और सेडिशन का कौन सा आर्टिकल है, कौन सा सेक्शन है, आई एम सो सॉरी, तो सेक्शन 124A है सेडिशन का, विच डिफाइन सेडिशन एज अ क्राइम पनिशेबल बाय
पनिशेबल बाय लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 3 years अलॉन्ग विद अ फाइन। ठीक है भाई। तो लॉ कमीशन ने क्या बोला है, लॉ कमीशन है सजेस्टेड दैट द सेडिशन लॉ कैन नॉट बी एबोलिश्ड, हटाया नहीं जा सकता कंप्लीटली, एंड द रीजन बताया एबोलिशिंग दिस लॉ is to say that this law was made by British is not correct because the most of laws made by British will also be demanded to be removed. Therefore, in its suggestion, it has been said that sedition has its own importance and need, but the provision and punishment for sedition मस्ट बी इंक्रीज। ठीक है भाई। तो अभी तक जो सेडिशन है इसमें लिखा हुआ है इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 3 years हैं अगर कोई सेडिशन का ऑफेंस करता है कमिट। तो लॉ कमीशन ने बोला आई थिंक इसको 7 year तक बढ़ा दिया जाए सेडिशन का। और बताया गया है कि जो सेडिशन है यार इसका अपना एक रोल है। ठीक है, यूएपीए का अपना रोल है, टाडा का अपना रोल है, एनएसए का अपना रोल है। वैसे ही सेडिशन के बारे में डिफाइन किया गया है, तो बताया है कि इसको हटाया नहीं जा सकता। अब सेडिशन आ जाता है ना, तो केदारनाथ केस जो कि लैंडमार्क केस है इसको आप लिख लेंगे और इसको पढ़ेंगे, क्योंकि केदारनाथ केस के अंदर भी सेडिशन को डिस्क्राइब किया गया था, हम यहाँ पर उसे डालना भूल गए। ठीक है भाई, तो आप उसको लिख लेना, बढ़िया होगा आपके लिए। देन कर्नाटका हाई कोर्ट ऑन नेक्रोफीलिया। भाई नेक्रोफीलिया का केसेस हम बड़े हैं या दिखे हैं कर्नाटका में। अभी तक हम देखते थे कि पाकिस्तान जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा नेक्रोफीलिया के केसेस थे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं भाई नेक्रोफीलिया होता क्या है। ठीक है, ऊपर बहुत प्यारी डेफिनेशन लिखी है, पर्सन कमिट्स द ऑफेंस ऑफ नेक्रोफीलिया व्हेन ही परफॉर्म एनी सेक्सुअल एक्ट विद द डेड ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो डेड ह्यूमन बॉडी, तो इसका मतलब इसमें एनिमल बॉडी इन्वॉल्व नहीं है, इन्वॉल्विंग द सेक्स ऑर्गन्स ऑफ वन माउथ एंड पीनस एंड वेजाइना ऑफ द अदर। ठीक है भाई, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, डेड है और ह्यूमन बॉडी है और सेक्सुअल एक्ट कमिट किया जा रहा है। तो नेक्रोफीलिया का केस आया था, द कोर्ट हेल्ड दैट हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द वीमेंस डेड बॉडी डज नॉट फॉल अंडर द ऑफेंस ऑफ रेप पनिशेबल अंडर सेक्शन 376 ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो जो रेप है ये उसके सेक्शन में नहीं आता, और कोर्ट ने जो भी इसका चार्ज बंदा था उसको एक्विट कर दिया है और उस पर रेप के चार्जेस नहीं लगाए हैं। दैट स्टेटिंग दैट देयर इज़ नो प्रोविजन इन आईपीसी टू पनिश सच एक्ट। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने रिकमेंड करा है सेंटर को कि 377 सेक्शन को अमेंड किया जाए इस सेक्शन को, विच डील्स विद अननेचुरल, जो अननेचुरल ऑफेंस का सेक्शन है हमारा सेक्शन 377, इसको अमेंड करें, इसमें अलग से इसके बारे में प्रोविजन डालें या फिर कोई अलग से सेक्शन डालें। ठीक है भाई, कोर्ट हैज सजेस्टेड अ पेनल्टी ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years विद अ फाइन फॉर नेक्रोफीलिया रिलेटेड ऑफेंसेस। तो मतलब कोर्ट को भी लगा ये बहुत ज़्यादा क्रूर चीज़ है, मतलब क्रूअल्टी की हद है, तब जाके कोर्ट ने भी ये बोला है कि पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए इसमें। ठीक है, देन ये बहुत एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल था इसलिए हम डाल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली ऑन मांगलिक, एक सेकेंड रुकिए, हाँ ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन मांगलिक। तो मांगलिक क्या होता है भाई, सबसे पहले तो भाई मांगलिक क्या होता है, तो कैसे मतलब मांगलिक किसी बंदे को बताया जाता है कि कोई कौन मांगलिक है नहीं है, बाय द पोजीशन ऑफ मार्स प्लेनेट मार्स, इसकी पोजीशन से जो भी है होरोस्कोप में होता है सब, उससे बताया जाता है मांगलिक स्टेटस है बंदे का, मांगलिक है या नहीं है। अब मांगलिक है या नहीं है में क्या होता है, देखिए ऐसा कहा जाता है कि जो मांगलिक है, ऐसा माना जाता है और बहुत मेजर पब्लिक में माना जाता है कि एक मांगलिक की नॉन मांगलिक के साथ अगर शादी करा दी जाए तो जो उनका फ्यूचर है वो बहुत बहुत ख़राब हो सकता है। मतलब फ्यूचर में किसी की पार्टनर की डेथ भी हो सकती है और मतलब फ्यूचर अच्छा नहीं हो सकता बेसिकली। तो क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट टुक अ डिसिसिव स्टेप बाय स्टेइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे लगाया। क्या दिस इंटरवेंशन इंश्योर दैट द लीगल प्रोसीडिंग फोकस ऑन द सब्सटेंटिव मेरिट ऑफ द केस, सेटिंग असाइड एनी रिलायंस ऑन सुपरस्टिशियस बिलीफ। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने मांगलिक जो देखते हैं लोग कि मांगलिक है या वैसे नहीं है, इसको एक सुपरस्टिशियस बिलीफ में बता दिया है जो भी होरोस्कोप देखते हैं। ठीक है भाई, एक्चुअली एक रेप विक्टिम का केस था जिसमें कि जो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इन्होंने उसका मांगलिक स्टेटस देखने की बात करी थी, पता करने की, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ पर स्टे लगा दिया। ठीक है, देन ड्राफ्ट लाइफ स्टॉक एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स बिल। तो ओके, तो रिसेंटली एक बिल आया, बिल प्रपोज किया गया सेंटर द्वारा।
ठीक है भाई, क्या बिल का नाम है? लाइफ स्टॉक एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स बिल। लाइफ स्टॉक क्या मतलब होता है? जिंदा स्टॉक मतलब कि एनिमल से रिलेटेड है। ठीक है भाई, तो द सेंटर हैज़ विड्रॉन द प्रपोज्ड। अच्छा, ये बिल था, ये सेंटर ने वो कर लिया, विड्रॉ कर लिया कि जब पब्लिक ओपिनियन के लिए बिल भेजा गया था, एक्चुअली इस बिल में क्या था इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, दिस बिल इज़ मीन टू रिप्लेस द, पहली बात तो जो लाइफ स्टॉक इम्पोर्टेशन एक्ट 1898 का था, इसको अमेंड, एंड द लाइफ स्टॉक अमेंडमेंट एक्ट 2001, इसको रिप्लेस कर रहा था ये बिल। ठीक है, तो क्या होता है, एनिमल को एक्सपोर्ट किया जाता है, उसमें कुछ एनिमल्स को इंक्लूड किया जा रहा था। ठीक है, जैसे कि कैट्स एंड डॉग को भी इंक्लूड किया जाता था, लाइव एनिमल्स को। लाइव स्टॉक बिल उससे रिलेटेड था। और प्रिपेयर किस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रिपेयर था, या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी साथ में? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ओके, तो सेंटर है, अच्छा ये लिखा, इट वाइडन्स द स्कोप ऑफ एनिमल इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंक्लूडिंग कैट्स एंड डॉग। ठीक है भाई, फेलिनाइज एंड कैनाइंस। तो आई थिंक फेलिनाइज जो होते हैं ये कैनाइंस तो आई थिंक सारी कैट बिरादरी वाले होते हैं, जो भी कैट्स हैं। ठीक है, और फेलिनिस उनको कहते हैं आई थिंक डॉग्स। तो कैट्स एंड डॉग्स भी इंक्लूड इसमें कर दिए गए थे। तो जितने भी एनिमल एक्टिविस्ट थे, या जो पब्लिक ओपिनियन में, मतलब इसका बहुत बड़ी लेवल पे विद्रोह किया गया लोगों द्वारा, और इसके अगेंस्ट में लोगों ने लिखा कि नहीं, ये बिल किसी कीमत पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, हमारा जो इंडिया का कल्चर है वो एनिमल क्रूल्टी के अगेंस्ट होता है, और हम लाइव एनिमल एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ाना चाहिए इतना ज़्यादा। तो इस बिल को गवर्नमेंट ने पब्लिक ओपिनियन को मद्देनज़र रखते हुए वापस विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो अभी हाल ही में, एक सेकेंड, तो अभी हाल ही में जो सीनियर एडवोकेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, या उनका जो अपॉइंटमेंट किया जाता है, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, उसके लिए कुछ नई गाइडलाइंस इशू की गई हैं। तो सबसे पहले तो गाइडलाइन कौन इशू करता है, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। या तो सुप्रीम कोर्ट CJI, सुप्रीम कोर्ट जज, या फिर एक डेजिग्नेटेड सोसाइटी बनाई हुई है सुप्रीम कोर्ट ने, द कमिटी फॉर डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट्स। ठीक है, तो पहले जो रूल थे वो 2018 के अकॉर्डिंग चल रहे थे, मतलब 2018 में जो गाइडलाइंस आई थी उसके अकॉर्डिंग चल रहे थे, बट अब नए गाइडलाइंस आई हैं। अच्छा, और ये कहाँ पे गिवन है? जो सीनियर एडवोकेट से रिलेटेड है, तो एडवोकेट एक्ट 1961 सेक्शन 16 में। ठीक है भाई, क्लासीफाई करता है किसको? सीनियर एडवोकेट को, और हु आर नॉट डेजिग्नेटेड एज सीनियर एडवोकेट्स। तो डेफिनेटली इसका जो इवैल्यूएशन होगा किस बेसिस पे होगा, या क्या क्या चीज़ें हैं, उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो अब गाइडलाइंस आई है। सबसे पहले तो सीनियर एडवोकेट कौन हो सकता है? जो 10 साल के लिए एडवोकेट होगा सुप्रीम कोर्ट में, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज होगा। ठीक है, 10 साल के लिए, या फिर कंबाइन 5 साल के लिए डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो, या 5 साल के लिए हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट रहा हो। या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट के जो भी CJI हैं, जैसे इस समय DY चंद्रचूड़ हैं, जस्टिस DY चंद्रचूड़, वो रिकमेंड कर दें, तब कोई बंदा सीनियर गाउन के लिए एलिजिबल हो जाता है। सीनियर गाउन मतलब सीनियर एडवोकेट के लिए एक सीनियर गाउन का प्रोसेस होता है। ठीक है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के कोई दूसरे जज। अच्छा, एज इसके लिए कर दी है 45 मिनिमम 45 एज होनी चाहिए सीनियर एडवोकेट बनने के लिए, और दिस कैन बी रिलैक्स्ड बाय कमिटी के द्वारा, या फिर CJI, या फिर कोई दूसरे जज सुप्रीम कोर्ट के अगर कह देते हैं तो इस चीज़ को भी छोड़ा जा सकता है। ठीक है, मतलब 45 से नीचे के बंदे को भी लिया जा सकता है। अच्छा, सीनियर गाउन के बारे में हमने बात करी थी अभी यहाँ पर। सीनियर गाउन कैसे किसे मिलता है? तो जो भी सीनियर एडवोकेट बन जाते हैं उनको सीनियर गाउन मिलता है, या तो कमेटी द्वारा, या फिर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ CJI और अदर सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है भाई, नेम ऑफ एनी एडवोकेट टू बी कन्फर्ड विद सीनियर गाउन, जबकि वो रिकमेंड हुआ है CJI या फिर अदर सुप्रीम कोर्ट जज से। इसमें पॉइंट बेस्ड इवेल्युएशंस होता है, तो उसी इवेल्युएशन में चेंजेस आए हैं, जैसे कि 20 पॉइंट्स नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस को दिए जाते हैं। ठीक है, जिसमें कि 10 पॉइंट्स दिए जाते हैं। जैसे 10 साल की किसी की प्रैक्टिस हो चुकी है तो 10 पॉइंट्स उसे मिलेंगे, और किसी की अगर 11 साल की हो गई है तो उसे 11 पॉइंट्स मिलेंगे, 12 साल की तो 12, 15 साल की तो 15, बट मैक्सिमम इसमें 20 पॉइंट्स ही मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसे ही रहेगा जिसने 20 साल एटलीस्ट प्रैक्टिस की हो।
ठीक है भाई। दूसरी चीज़, जो एकेडमिक पब्लिकेशन होते हैं तो उसके तौर पे दिया जाएगा। अच्छा, वो क्या चीज़ है, जैसे कि एकेडमिक पब्लिकेशन मतलब किस बंदे ने कितनी थीसिस लिखी हैं या जर्नल लिखे हुए हैं। तो पहले उसमें 15 पॉइंट्स दिए जाते थे, अब चेंज करके उसको 5 पॉइंट कर दिया गया है। 40 पॉइंट दिए गए हैं कि उसने कितने केस लड़े हैं, कितने जजमेंट दिए हैं, और उनके प्रो बोनो वर्क के लिए। प्रो बोनो वर्क होता है जिसमें कि सेल्फ इनिशिएटिव लिया हो, जैसे कि आप कह सकते हो उसने PIL डाल रखी हैं कितनी, तो प्रो बोनो वर्क में आता है वो भी। ठीक है, तो उसके लिए मिलेंगे 40 पॉइंट्स, और 5 पॉइंट्स फॉर टीचिंग एक्सपीरियंस। अब हमने बात कर लिया 15 से 5 एकेडमिक पब्लिकेशन, तो उसमें टीचिंग एक्सपीरियंस भी आ जाता है। ठीक है, पहले 15 था ये, उसको 5 कर दिया है। 25 पॉइंट्स रखे हैं पर्सनैलिटी एंड ऑन बेसिस ऑफ इंटरव्यू। ठीक है भाई, तो इन सारे पॉइंट्स को देख कर ही कोई जो एडवोकेट है वो सीनियर एडवोकेट के लिए इवेल्युएट किया जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन निकल के आता है, क्या जैसे कोई बंदा इसमें पास नहीं हो पाता है पॉइंट्स में, तो क्या उसे दोबारा रिकन्सीडर किया जाएगा? तो नॉट इन सुप्रीम कोर्ट टिल 2 ईयर, मतलब कि 2 साल के बाद वो रीअप्लाई कर सकते हैं, बट 2 साल से पहले नहीं कर सकते। बट हाँ, हाई कोर्ट में वो सीनियर एडवोकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह रिकन्सीडर का जो एडवोकेट का है रिकन्सीडर किया जा सकता है हाई कोर्ट में, बट सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 साल लगेंगे। तो लगता है हमने इसमें काफ़ी बात कर ली है। आप इधर भी देख सकते हैं जो हमने इवेल्युएशन पॉइंट्स बताए थे, ये जो टेबल बनाई हुई है साइड में। ठीक है, तो अगली क्या आता है, अगली स्लाइड कहती है रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। तो द बॉम्बे हाई कोर्ट इज हियरिंग अ पिटिशन फाइल्ड टू इंक्लूड ट्रांसजेंडर्स फॉर रिक्रूटमेंट इन महाट्रांसको। रिजर्वेशन की डिमांड की गई है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी द्वारा। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट इन महाट्रांसको में। तो बॉम्बे हाई कोर्ट requested a clarification to the Maharashtra government. In response, the Maharashtra government said providing additional reservation for transgender person in education and public employment will be difficult. एक चीज़ इसमें आती है, इसमें एक चीज़ क्या आती है कि कौन सा वो जजमेंट था जो कैप लगाता था रिजर्वेशन में। आप अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि कौन सा वो रिजर्वेशन था जिसमें 50% का कैप दिया गया था। ठीक है, तो रिस्पॉन्स में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई हम ऑलरेडी काफ़ी दे रहे हैं, इससे ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। तो पूरा केस क्या है, प्ली आई है हाई कोर्ट में फॉर रिजर्वेशन ऑफ ट्रांसजेंडर इन एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। बट गवर्नमेंट को लगा कि भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है ये देना, नहीं दिया जा सकता क्योंकि ऑलरेडी बहुत बहुत ज़्यादा दे चुके हैं हम। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की डिमांड आई है एक्चुअली। ठीक है, ये चीज़ हम दोबारा बात करते हैं इसके बारे में। वर्टिकल रिजर्वेशन होता है और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कैसा होता है, जैसे कि आपकी रिजर्व कैटेगरी मान लो, जनरल की सीट्स हैं, उसके बाद आपकी OBC की, उसके बाद SC ST। ठीक है भाई, ऐसे सीट्स डिवाइडेड है। तो इसके अंदर जो वो दिया जाएगा, जैसे ट्रांसजेंडर्स को अभी तक OBC का कोटा मिलता है इन महाराष्ट्र। अब OBC में भी अगर उसको OBC को भी आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनमें भी कुछ सेक्शंस बना देंगे कि इनको इनको अलग मिलेगा, तो उस वो हो जाता है आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्या फ़र्क होता है वर्टिकल से, कि जो जितना परसेंट रिजर्वेशन दिया जा रहा है ना उतना नहीं बढ़ता, बट जो जितना अभी जैसे अभी OBC को जो दिया जाता होगा उसी के अंदर डिवाइड होगा। जैसे अगर 5 रुपये OBC को दिए जाते हैं ना, तो 5 रुपये ही डिवाइड होंगे, ट्रांसजेंडर में एक्स्ट्रा बटेंगे। ठीक है, तो जो वर्टिकल रिजर्वेशन होता है उसमें चेंजेस नहीं आते। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर कैप लगाई हुई है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते, तो 50% में नहीं दिया जाएगा। अगर OBC के लिए सीट्स हैं, मान लो 10 सीट्स हैं, तो उसी के अंदर ट्रांसजेंडर को अलग से रिजर्वेशन की बात की गई है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक केस है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का। आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो इसके बारे में लिख लेना। इसमें क्या बताया था, ट्रांसजेंडर के भी राइट्स होते हैं रिजर्वेशन के, और दे आर बेसिकली, उन्होंने कहा था इस जजमेंट में कि दे आर सोशली इकोनॉमिकल एंड बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो सेंटर ने डायरेक्ट किया था स्टेट्स को कि रिजर्वेशन बनाओ हमारी जो कम्युनिटी है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। यार देखो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है और कहीं ना कहीं इनके साथ गलत होता है सोसाइटी में, हम सब देखते हैं, सुनते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल ट्रैफिकिंग में भी इनको धकेला जाता है। ठीक है, इनको प्रॉपर इज्जत नहीं मिलती है आज के टाइम में। तो सेंटर ने स्टेट्स को बोला था कि इनको रिजर्वेशन दो, लेकिन बहुत कम स्टेट्स थी जिन्होंने रिजर्वेशन के लिए आगे दिए, मतलब इनको रिजर्वेशन दिया था।
तो मतलब आप ये लगा लीजिए कि अभी तक जब से नालसा का जो ये जजमेंट आया है ना, इसमें से अभी तक कोई ऐसी बढ़िया इसमें डायरेक्शन नहीं आई है सेंटर की तरफ से भी। और स्टेट्स जो भी हैं वो अपना, क्योंकि सेंटर ने स्टेट्स पे छोड़ दिया था, तो स्टेट्स ने भी बहुत कम स्टेट थे जिन्होंने काम करा था। तो और फिर 2018 के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है हमारी, उसने एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनाई, जिसको हेड करते थे बीजेपी के एमपी थे उस समय के रमेश बैस। ठीक है, उन्होंने सजेस्ट करा था कि रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को। ठीक है, और इनके सजेशन के बाद एक ट्रांसजेंडर प्रैक्टिस ऑफ राइट्स एक्ट आया था 2019 में, जिसके अंदर भी रिजर्वेशन का कुछ भी मेंशन नहीं किया गया था इनके लिए। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें हमारे कई लैंडमार्क जजमेंट्स छिड़ जाते हैं जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने जितने भी, अच्छा ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, अगर किसी को फिर भी नहीं समझ आया। ये है, तो होता है देखो वर्टिकल रिजर्वेशन, जो कि जनरल ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में डिवाइडेड है, बट ओबीसी के अंदर भी विमेन को जो दिया जा रहा है हॉरिजॉन्टल, अगर जनरल को 4 रुपये मिल रहे हैं, ओबीसी को 5 और एससी को 5 मिल रहे हैं और इसको भी 5, तो ओबीसी में 5 ही डिवाइड होगा। अगर ट्रांसजेंडर भी इसमें ऐड हो जाता है तो 5 अब इन सब में डिवाइड होगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो टोटल रिजर्वेशन होता है ना वो नहीं छिड़ता, उसका कैप भी मेंटेन रहता है। ठीक है, तो बहुत ही प्यारी न्यूज़ और बहुत ही इम्पोर्टेंट, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पब्लिक ओपिनियन किसने मांगा, क्यों मांगा और कब मांगा। तो भाई रिसेंटली लॉ कमीशन ने, हमारे जो लॉ कमीशन है 22nd लॉ कमीशन, फिर से, अच्छा इस बारे में बात कर चुके हैं ना, लॉ कमीशन इज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेचुटरी बॉडी। ठीक है भाई, एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है, हेड कौन है इसके, तो ऋतुराज अवस्थी इसके हेड हैं। ठीक है भाई, तो यूसीसी यूसीसी मतलब आप जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होते हैं, मतलब कि जो पर्सनल लॉज हैं वो सबके यूनिफॉर्म एक जैसे होने चाहिए, पर्सनल लॉज। तो कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो यूसीसी पर बात करता है, तो आर्टिकल 44 और पार्ट 4 में आता है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज कहते हैं इसको, डीपीएसपी, विच आर नॉट इन्फोर्सिएबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है भाई, तो मतलब ये सिर्फ एक डायरेक्टिव्स हैं, गवर्नमेंट के लिए डायरेक्टिव हैं कि भैया देखो जब कानून बनाओगे तो इन चीज़ों को दिमाग में रख के बनाना, ज़रूरी नहीं है अभी बनाओ, लेकिन जब आपको इनकी नीड लगे तो इनकी तरफ भी विचार करना। ठीक है भाई, तो अब कहाँ कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, पता है इस चीज़ का कन्फ्लिक्ट यहाँ स्टार्ट होता है कि इंडिया में हमारे पर्सनल लॉज, और इतनी मतलब इतनी सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं, सबके अपने पर्सनल लॉज हैं, सबके अपने रिलीजियस बिलीफ हैं। इवन आर्टिकल 25 भी है जो इसके कन्फ्लिक्ट में आ जाता है यूसीसी के, क्योंकि वो रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए अलाउ करता है सबको अपनी अपनी, बट यूसीसी कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट हुई थी उसमें मास लेवल पर मुस्लिम्स ने इसका अपोज किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो उनके पर्सनल लॉज हैं उनसे छेड़छाड़ की जाए किसी भी लेवल पे। और बंगाल के उस समय के एक बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे नज़रुद्दीन अहमद, जिन्होंने कहा था कि भाई नहीं, जो ये यूसीसी है ये बिल्कुल गलत है और इसको नहीं लाना चाहिए था। और उसका रीज़न उन्होंने ये भी दे दिया कि भाई ये मुस्लिम्स के लिए ही नहीं बल्कि हिंदुओं के लिए भी ख़राब है, क्योंकि बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं जिनके कम्युनल बिलीफ्स को हार्म हो सकता है। तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के हेड यानी प्रेसिडेंट थे, ठीक है, उन्होंने इसको उस समय के लिए रोक दिया था और इसको आर्टिकल 44 के अंदर डाल दिया था। बट सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार, मतलब आप मान लीजिए बहुत बार इसका यूसीसी को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है। ठीक है, अब अंबेडकर जी ने तो इसको डाल दिया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, बट सुप्रीम कोर्ट आज भी इसको, मतलब हमारे कई हमने जजमेंट्स में देखा है जब इसका सपोर्ट करती है। जैसे कि आपको पता होगा एक बहुत ही ज़्यादा फेमस जजमेंट है शाह बानो केस, उसमें एलिमोनी राइट की बात की गई थी मुस्लिम वुमेन की, जबकि पर्सनल लॉज उसके लिए बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे। तो उस जजमेंट में बोला था नहीं, गलत है, कि मतलब वो जो मुस्लिम वीमेन है उनको भी एलिमनी के हकदार हैं, उनको मिलनी चाहिए। या फिर आपका सरला मुदगल केस हुआ था, सरला मुदगल केस, उसमें भी जो कन्वर्जन था प्रोहिबिट किया गया था उसको, जो फोर्सफुल कन्वर्जन था, जैसे बंदे कन्वर्ट हो रहे थे और इस्लाम में जाके एक से ज़्यादा शादी करना अलाउड था इस्लाम में, क्योंकि तो कर पा रहे थे, क्योंकि मुस्लिम जो लॉज होते हैं उसमें पॉलीगेमी अलाउ होती है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी उस जजमेंट में बोला गया था कि भाई नहीं कर सकते हो ऐसे, ठीक है, नहीं कर सकते हो। तो इस तरह के हमारे कुछ जजमेंट्स रहे हैं पास्ट में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको सपोर्ट किया है। तो हमने
लॉ कमीशन क्या कहता है, तो लॉ कमीशन ने बेसिकली पब्लिक का ओपिनियन मांगा है 90 डेज, आई थिंक 30 डेज़ का ओपिनियन मांगा था पब्लिक से कि बताओ क्या क्यों ज़रूरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना इंडिया में आज के स्टेटस के अकॉर्डिंग। तो लोगों ने अपने अपने विचार भेजे हैं गवर्नमेंट को, अब देखते हैं, इस पर ड्राफ्ट आता है, इस पर कमेटी बैठेगी, जो भी होगा। तो कुछ डायरेक्ट हमारे वन लाइनर्स हैं। डायरेक्टर जनरल राकेश पाल 25th डायरेक्टर जनरल बने हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के, ये इनकी फ़ोटो लगा रखी है ताकि आपको देख कर याद रहें, ठीक है। एलन मस्क ने जो है अभी ट्विटर का जो ब्रांडिंग है उसे रीब्रांडिंग कर दी है, एक्चुअली रीब्रांडिंग कर दी है, मतलब जो ट्विटर का आइकन होता था उसको चेंज कर दिया और उसे एक्स बना दिया है यहाँ पर, ठीक है भाई। तो सेमिकॉन इंडिया 2023 में होने वाली है भाई। सेमी कंडक्टर के लिए, जो सेमी कंडक्टर होते हैं ये, उनके लिए एक, ये लगा लीजिए कि एक एग्जीबिशन होगा जो कि गुजरात में शेड्यूल किया गया है, ठीक है। Now, SpaceX Falcon Heavy rockets, known for its triple booster region, will carry Jupiter 3. Jupiter 3 the largest commercial communication satellite ever built. ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लार्जेस्ट कमर्शियल सैटेलाइट है अभी तक की, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखना, SpaceX जो फैल्कन हैवी रॉकेट है ये ले जाता है इसे। देन ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। लीजन ऑफ ऑनर हम में से अधिकतर जानते हैं कि फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिसीव द प्रेस्टिजियस ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये फ़ोटो केवल इसलिए लगा रखी है, मैंने दो फोटो लगाई हैं, एक तो मोदी जी उसके मैक्रोन के साथ खड़े हुए हैं और यहाँ पर अलग से, ताकि आपको पता रहे कि ये बो कैसा दिखता है। आप थोड़ा सा बो को देखो, रेड कलर का बो है इसमें और नीचे कुछ डिज़ाइन बना हुआ है, 1 2 3 4 5 उसमें हैंड्स दे रखे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद करना यार, कभी कभी बुद्धि सरक जाती है, जो एग्जामिनर होता है और वो क्वेश्चन डाल सकता है कि बो कैसा दिखता है, किस कलर का था जो ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ द ऑनर था, ये बताओ, जो मोदी जी को दिया गया था, ठीक है। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर रिप्रेजेंट द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिस्टिंक्शन bestowed by France. It is a symbol of exceptional merit and recognize individuals who have made remarkable contribution to society, diplomacy, art and military. ओके तो भाई न्यू गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। थर्ड G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो कि हम्पी में हुई थी कर्नाटका के, विटनेस्ड a historic moment as Guinness वर्ल्ड रिकॉर्ड was established for largest display of लंबनी आइटम्स। लंबनी आइटम्स ये कर्नाटक आइटम्स थ्रेड से बनाए जाते हैं, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा बनाए गए थे, आई थिंक मैं अभी इसमें मैंने डाल रखा होगा। लंबनी आर्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ टेक्सटाइल एम्बेलिशमेंट प्रैक्टिस्ड बाय लंबानी और बंजारा कम्युनिटी इसको बनाती है, ठीक है। फाउंडर्स ऑफ द गिनीज, अच्छा जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो ये कौन थे इसके फाउंडर, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि नाम दिमाग में रहे एग्ज़ाम में, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। और अब वो ज़माने ख़त्म होते जा रहे हैं जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नहीं पूछ रहा कि किससे, क्योंकि उन्हें पता है कि भैया बच्चे देख रहे हैं इन चीज़ों को कि लंबनी आइटम्स को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है G20 ग्रुप में। तो ये पूछ सकता है कि भाई लंबनी जो आर्ट है ये कहाँ की है, कौन सी कम्युनिटी बनाती है, तो बंजारा कम्युनिटी और लंबानी कम्युनिटी बनाती है। या फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो अवार्ड है इसके फाउंडर कौन है, तो सर हक बीवर एंड ट्विन ब्रदर्स नॉरिस एंड रॉस मैकविटर, पता नहीं ऐसे ही नाम है इसका, ठीक है भाई। तो ये इसके फाउंडर हो गए। इंडियाज़ G20 presidency left an indelible mark by showcasing a staggering total of 1,755 Lambani items, securing the coveted title for the largest display of Lambani items in Guinness Book of World Record. ठीक है। Then scheme to support pregnant minor victim of sex assault. ओके तो मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री है भैया जिसने अभी रिसेंटली स्कीम लाए हैं सपोर्ट के लिए प्रेग्नेंट माइनर विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट के, तो द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा है नहीं कि जो बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। हैज़ अनवील्ड a new scheme aimed at providing critical care and support to pregnant minor victim of sexual assault who lack family support। तो ऐसे बहुत से केसेस आ जाते हैं जिसमें
जो विक्टिम होते हैं वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं और सेक्सुअल असॉल्ट हुआ होता है उनके यहाँ और माइनर होते हैं, तो ऐसे में उनको मॉरल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि वो बच्चे बहुत बचपन में टूट जाते हैं अंदर से। तो द स्कीम विद एन आउटले ऑफ 74.10 करोड़ विल ऑफर शेल्टर, फूड, लीगल एड एंड अदर नेसेसरी असिस्टेंस टू दीज विक्टिम्स अक्रॉस द कंट्री। ठीक है भाई, थोड़ा सा इस स्कीम के बारे में देखते हैं क्या है ये स्कीम। द स्कीम सीक्स टू असिस्ट माइनर गर्ल्स हु हैव बीन अबैंडन्ड बाय देयर फैमिलीज ड्यू टू फोर्स प्रेगनेंसीज। भाई ठीक है, ये चीज़ जागरूकता लानी भी ज़रूरी है कि भाई देखो, अगर किसी बच्ची के साथ गलत हुआ है तो लोग, ऐसा केसेस आए हैं तभी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर इतना सोचा है कि उनको छोड़ दिया जाता है कि भाई मतलब उन्हें घर से एक तरह से निकाल दिया जाता है कि भाई इसने हमारी अब नाक कटवा दिया है। तो द स्कीम सीक्स टू असिस्ट माइनर गर्ल हु हैव बीन अबैंडन्ड बाय फैमिली ड्यू टू फोर्स प्रेगनेंसीज रिजल्टिंग फ्रॉम रेप और गैंग रेप। It acknowledged the physical and emotional trauma experienced by minor victim of rape and aggravated assault, especially in cases where they become pregnant। ठीक है भाई, तो इन केसेस के लिए, ऐसे केसेस के लिए, उन बच्चियों के लिए उनको सपोर्ट दिया जाएगा, उनको जो मेंटल टॉर्चर उनके साथ हुआ है उसके सपोर्ट, जो फिजिकल टॉर्चर उनके साथ हुआ है उसका सपोर्ट दिया जाएगा। ठीक है, उनको हर तरीके से हेल्प देने के लिए ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक स्कीम लाया है। ठीक है, जिसकी नीड भी है सोसाइटी में, क्योंकि भाई माइनर विक्टिम्स इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और ये जो नज़दीक के घर वाले होते हैं उन्हीं के केसेस पकड़े जाते हैं सबसे ज़्यादा, जो मतलब नॉन होते हैं लोग। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्या है इसका, थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं कि विक्टिम जो है वो माइनर है तो ऑब्वियसली 18 से नीचे होना चाहिए। हु बिकम प्रेग्नेंट ड्यू टू रेप और असॉल्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस पोक्सो एक्ट 2012 एंड आर ईदर ऑर्फन्स और अबेंडन बाय फैमिलीज विल बी कवर्ड अंडर दिस स्कीम। ठीक है भाई, 18 से नीचे होने चाहिए अकॉर्डिंग टू पॉक्सो एक्ट और अबेंडन होने चाहिए, अपने जो घर वाले अबेंडन कर देते हैं, जिनके घर वाले केयर कर रहे हैं, वही सब कुछ है। देखो अपराध होते हैं बट ऐसे भी लोग हैं जो इन बच्चों को छोड़ देते हैं, तो ऐसी बच्चियों के लिए ये स्कीम है। और इस स्कीम में जो है कि एफआईआर इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं देखा जाएगा एफआईआर को कि भाई किसी ने एफआईआर कराई है नहीं कराई है, कोई उसको नहीं देखा जाएगा। तो मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स ऑफ इंडिया। अब एक बार सुपर कंप्यूटर्स के बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि भाई जो हमारा एरावत एआई सुपर कंप्यूटर है, इसको मार्क कर देते हैं। जो ये हमारा एरावत है, ये रहा, ये एआई सुपर कंप्यूटर है इंडिया का, और ये टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में 75th रैंक पे आया है। सो दिस अनाउंसमेंट टुक प्लेस एट द इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस 2023 जो कि जर्मनी में हुई थी। तो अब दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि भाई पहले नंबर पे कौन सा है, तो पहले नंबर पे अभी भी फ्रंटियर है, जिसने इसी साल, मेरे ख्याल से इसी साल जनवरी फेब में, या फिर हाँ जन और फेब में, फुगाकू जो कि जापान का था सबसे बढ़िया, इसको इससे आगे निकल गया है। ठीक है भाई, तो फ्रंटियर नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे फुगाकू जापान का है, और अब हमारा एरावत भी 75th रैंक पे आ चुका है। अच्छा, ये परफॉर्मेंस है यार, 442 पेटा फ्लॉप इसकी फुगाकू की ऑन द लिनपैक बेंचमार्क, स्टैंडर्ड फॉर ऑफिशियल रैंकिंग ग्लोबल पब्लिकली डिस्क्लोज्ड कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स। तो राइट टू चेंज नेम, राइट टू चेंज नेम, क्या ये आपका फंडामेंटल राइट है? क्या ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? क्या ये आपका लीगल राइट है? तो देखते हैं। बेसिकली Delhi High Court, while deciding the plea of changing surname due to caste atrocities, held that the right of one's identity is an inherent component of any individual's right to life and personal liberty as provided under Article 21। आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग भैया नाम चेंज कर सकते हैं। उन्होंने बोला है जो नाम है आपका, चेंजिंग सरनेम, कास्ट एट्रोसिटीज़ को सहते हुए को जो बंदे अपने सरनेम चेंज करते हैं, उनके पास ये राइट है टू वंस आइडेंटिटीज इनहेरेंट कंपोनेंट ऑफ इंडिविजुअल्स राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, अब प्ली जो है ये फाइल की गई थी बाय 2 ब्रदर्स टू रिफ्लेक्ट देयर फादर्स नेम। एक्चुअली क्या हुआ था, ये 2 बच्चे थे, तो इनके जो फादर थे, इनके नाम, उन्होंने तो अपना नाम सरनेम चेंज करा लिया था, बट उनको अपना 10th की जो उनकी मार्कशीट थी आई थिंक, उसमें नाम चेंज करवाना था, और नाम करवाना था उन्हें, उनकी कास्ट पहले थी मोची, उससे उन्हें नायक करवाना था, बट नहीं कर रही थी अथॉरिटियाँ, तो उन्होंने ये प्ली डाली थी, और उस पर तो इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि भाई बिल्कुल करा सकते हैं। बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात बोली गई है कि चेंजिंग सरनेम ड्यू टू कास्ट एट्रोसिटीज़, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है इस जजमेंट में या इस ऑर्डर में, सुप्रीम इसके हाई कोर्ट के।
तो सुप्रीम कोर्ट रेफर्स दिल्ली ऑर्डिनेंस केस टू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। अगर आप हमारी पुरानी वीडियो देखेंगे, आई थिंक ये लास्ट वीडियो ही है जिसमें हमने एक दिल्ली ऑर्डिनेंस केस के बारे में अच्छे से बात करी है, इसको तोड़ के बात करी है कि क्या था, कब से स्टोरी स्टार्ट हुई थी और क्या लड़ाई है। अब ये केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर कर दिया गया है। उसके बाद है न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हैज़ बीन फॉर्म्ड इन सुप्रीम कोर्ट टू हियर 4 केसेस। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बहुत ज़्यादा नहीं बनाई जा रही है, तो एक बार हम पता कर लेते हैं क्वेश्चन में। अब ये केसेस तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन रही हैं इतनी ज़्यादा, तो हम उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि आखिर क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो भाई सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गिवन है अंडर आर्टिकल 145 उसके सब सेक्शन 3 के अंदर, और इसको डिफाइन किया जाता है कि एनी केस विच इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड नीड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ एटलीस्ट 5 जजेस, उसको सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए भेजेगा। ठीक है, अब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ किन केसेस में होता है, तो भाई अगर आप हाई कोर्ट के ऑर्डर्स देखेंगे कभी, तो हाई कोर्ट के जजमेंट भी या फिर लिख के देते हैं, जजेस लिख देते हैं कि दिस केस इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, जिसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन का या तो इंटरप्रिटेशन चाहिए होता है, तो ऐसे में उसके इंटरप्रिटेशन के लिए 5 जजेस की बेंच होती है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है। ठीक है, आर्टिकल 145 के अंदर गिवन है सबसेक्शन 3 के अंदर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अभी तक, मतलब कौन से जज हैं जो सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बैठे हैं, तो जस्टिस DY चंद्रचूड़। बहुत क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है, पूछा जा सकता है, बट ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसमें डाला है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसकी ज़रूरत कब होती है, मैंने बताया आपको, जब एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो जिसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हो। ठीक है, और दूसरा आई थिंक यार 143 में है यार, इसको आप ना एक बार चेक करेंगे क्योंकि मेरे को कन्फ्यूजन है, या तो 145 में या 143 में है। ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कोई ओपिनियन, एडवाइजरी जुरिडिक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जब प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट से कुछ ओपिनियन चाहिए होता है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जा सकती है। या फिर जो 3 जजेस की बेंच है, उन्होंने मान लीजिए कोई 3 जजेस की बेंच थी, उन्होंने कभी कोई ऑर्डर दिया था, कोई जजमेंट दिया था, और अभी की जो 3 जजेस बेंच है उसने उस ऑर्डर को चेंज कर दिया, तो ऐसे केसेस में भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जा सकती है। ठीक है भाई, बहुत बात कर ली हमने इसके बारे में। ओके, ठीक है भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने हिसाब से देख लेना जो आपको करना हो। ठीक है, बाकी जो जो चीज़ें मैं आपको कमेंट करने के लिए बोलता हूँ भाई, कमेंट कर दिया करो, और कुछ नहीं है, आपकी रिवीजन हो जाएगी। और अगर आप उसके लिए थोड़े से एफर्ट डाल के गूगल करते हो चेक करने के लिए कि चीटिंग करके, कि मैं वीडियो में पूछता हूँ आप गूगल करो, देखो क्या है, उसके बाद कमेंट करो, बेशक बेशक आपको याद रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नमस्कार।